अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नाज़रीन, आज यौम मज़दूर डे है, यानी कि मज़दूरों का आलमी दिन। मुल्क भर में आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तल्ख बहुत हैं बंदा मज़दूर के औकात। नाज़रीन, मज़दूर एक ऐसा तबका है जो सबसे पिसा हुआ है और सबसे काम भी आता है। मज़दूर जो कड़ी धूप में मेहनत मज़दूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता है, आज इनसे यकजहती का इजहार किया गया और कई प्रोग्राम और कई सेमिनार्स मुनक्किद किए गए। बहुत से मज़दूरों को तो मालूम ही नहीं कि आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो बेचारे तो 2 वक्त की रोटी कमाने और अपने बच्चों के पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। ये बड़ा अलमिया है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसरान आज दावा कर रहे हैं उनसे यकजहती का, मगर मज़दूर को इन सब बातों से क्या लेना। वो तो बेचारा रात दिन मेहनत में लगा रहता है। नाज़रीन, हम थोड़ा सा तारीख़ की तरफ जाएंगे और तारीख़ के उन औराक को दोहराएंगे। अमेरिका के शहर शिकागो में मेहनत कशों की जद्दोजहद ने मज़दूर के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। एक ट्रेड यूनियन मुनक्किद की गई जो दुनिया की सबसे पहली यूनियन थी मज़दूरों के लिए। 1848 में ये वजूद में आई और 1886 में जब पहला जलसा शिकागो में किया गया अमेरिका में, तो वहाँ पे बड़े हंगामे बरपा हुए। वो सनतकार, वो जो जागीरदार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सितम ढाना शुरू कर दिए मज़दूरों पे, जो कि 18-20 घंटे मज़दूरों से काम लिया करते थे। उन्होंने इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उस एहतजाज में पहली बार मज़दूरों पे गोलियां चली, वहाँ पे बम ब्लास्ट भी किया गया और वहाँ पे बहुत से मज़दूरों को फांसी दी गई। उनके लीडरों को कैद किया गया, मज़दूरों को कैद किया गया जो कि सैकड़ों में थे। नाज़रीन, उसके बाद जब इस तहरीक ने जोश पकड़ा तो उन्होंने एक चीज़ मनवाई और वो थी 8 घंटे की ड्यूटी, यानी कि मज़दूर 8 घंटे काम करेगा। उसके बाद से ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई और बहुत से मुतालबात अपने मनवाए और मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से बहुत सी चीज़ें कानून में आईं। आज हम मज़दूर डे के ही हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं पहले उनका आपसे तारुफ़ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अकबर बेग, जो समाजी रहनुमा हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उन्हीं के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन बादशाह, पीपल्स लेबर कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं। और उसके साथ ही हमारे सीनियर सियासी रहनुमा और कायद भी इनको कह सकते हैं, सियासी रहनुमा भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, लेबर विंग कराची डिवीज़न के सदर हैं सैयद इखलाक हाशमी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे लंदन से सीनियर सियासी रहनुमा हैं, तज्ज़िया कार हैं, जनाब अशफाक कुरैशी साहब। अशफाक कुरैशी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अशफाक अहमद कुरैशी, जी। अशफाक अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सैयद इखलाक हाशमी साहब आपसे। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या, क्योंकि आप हुकूमत का भी हिस्सा हैं, जितनी भी हुकूमतें आईं पाकिस्तान में, क्या मज़दूरों के हुकूक उनको मिले? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके चैनल का। और आज 1 मई के हवाले से जो बात हो रही है, तो मैं अगर कोई जो सच बात तो ये है कि आज तक मज़दूरों के ऊपर काम हुआ ही नहीं, जो ना आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किया, कोई भी हुकूमत आए। क्योंकि पाकिस्तान के हर शोबे के लिए बात की जाती है, हर तबके के लिए बात की जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मज़दूरों की जो तादाद है 7 करोड़ है, और 7 करोड़ का मतलब है 22 करोड़ का पाकिस्तान है।
تو اس کے اندر 25% سے زیادہ ریشو مزدوروں کا ہے اس ملک کے اندر نا. پھر آپ آ جاتے ہیں کراچی میں. کراچی کتنا بڑا شہر ہے یہ, جہاں پر کراچی کی آبادی سے زیادہ مزدور رہتے ہیں یہاں پہ نا, اور بے انتہا یہاں فیکٹریز ہیں, چھوٹی بڑی فیکٹریز ہیں, بڑے بڑے گروپس ہیں یہاں پہ نا. لیکن حالت یہ ہے مزدوروں کی کہ آج تک مزدوروں کے لیے نہ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ بن سکا ہے, نہ ان کے لیے کوئی جو نا ریلیف پیکیج دیا جاتا ہے انہیں. آپ کوئلے کی کانوں کے آپ مزدور آپ وہاں سے شروع کریں گے, کیونکہ اس کا اتنا محنتی کام, کوئلے کی کانیں آپ کی ہو گئی ہیں, سونا نکالنے والی کانیں جو ہو گئی ہیں. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جو کان بیٹھ گئی اور اس میں مزدور مر گئے. وہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا ہے, کوئی جو نا وہاں پہ پرسان حال نہیں ہے وہاں پہ, نہ کوئی ہیلتھ کی وہاں پہ میڈیسن کیا, وہاں جنگل کے اندر جانا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی فیکٹری کے اندر مزدور جو کام کرتے ہیں نا, اسے ہم اس کے لیے جی یعنی کہ یہ ہیلتھ کا نظام ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری پورے پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو لیبر ڈائریکٹرز ہیں, ہمارے جو انسپیکٹرز ہیں, لیبر انسپیکٹرز ہیں, جو وہ لفافہ سسٹم ہے. وہ ہر مہینے جاتے ہیں, ایک ایسا لفافہ ہوتا ہے جو لیبر انسپیکٹرز اور افسر کی جیب میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز ہیں جو ایک بڑی میڈیسن فیکٹریز ہے کراچی میں, اس کے وہ ایم ڈی ہیں. تو وہ مجھے بتانے لگے, کہتے ہیں جی کہ اپنا لیبر افسر تھا, تو اس کی جو ہے نا وائف کینسر سے فوت ہو گئی. تو ہم لوگ اسے ملنے کے لیے گئے وہاں پہ نا. تو ہم نے کہا بھی آج یہ لفافہ نہیں مانگے گا, اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے. تو اس نے جب وہ تعزیت کے بعد کہا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے کینسر میں مریض کی وجہ سے مرنا تھا اس نے, تو میرا وہ لفافہ لایا نہیں لایا. تو اس نے یہ بتایا کہ جی ہم وہ لفافہ دینے کے بعد فیکٹری میں کچھ بھی کریں. آج دیکھیں صنعت کار جو ہے نا, فیکٹری اونرز ہے, اپنی 10 بڑے بڑے گروپ بن چکے ہیں. لیکن مزدور کے لیے ان سے بات کی جائے نا, انہیں جب موت آ جاتی ہے ان لوگوں کو نا. ان کے کوئی ہاؤسنگ جو ہے نا, کوئی کالونیز نہیں ہے ان کی ہاؤسنگ. اور ابھی تک یہ 18,000 سے 19,000 تک آج میں کہتا ہوں کہ مزدور کو دے رہے ہیں, کوئی 25,000 نہیں دے رہا. جبکہ پنجاب میں ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. 18 سے 19,000 روپے ان کی تنخواہ ہے. یہ تو ان کی ہے جو کہ ملازمین ہیں, اور جو کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور راج مزدوری کا کام کرتے ہیں, ان کی تو تنخواہ نہیں, وہ تو روز گڈھا کھودتے, روز پیتے. میں آؤں گا حسین بادشاہ صاحب آپ کی طرف, کیونکہ پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں, اور ظاہر ہے کہ کافی تعداد ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک یونین چلا رہے ہیں یا ایک اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں مزدوروں کے حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہوتی ہے, اور ان حکام بالا سے ان کے جو جائز حقوق ہے اس کے لیے کرتے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب بہت شکریہ, وینس چینل کا بھی شکریہ, آپ لوگوں نے موقع دیا لیبر کے حوالے سے بات کرنے کا. اور 1 مئی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مزدوروں کے لیے دن ہے. لیکن 1 مئی میں بھی جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ بہت سارے مزدوروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں مطلب ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ حکومت ہے یا مطلب ہے کہ جو قوانین تو بہت سارے بنائے گئے, ابھی بھی لیٹسٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے بہت قوانین بنائے, اور یہ منیمم ویج کا بھی انہوں نے کافی عرصے بعد جو ہے وہ اس کو بڑھایا. اور پہلے 25,000 کیا تھا, ابھی جو ہے نا وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 35,000 تک کر رہے یا 50,000 تک. تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑی بات آتی ہے امپلیمنٹیشن کی. امپلیمنٹیشن جو ہے نا قوانین کے اوپر نہیں ہے. یہاں کا جو مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا جو مطلب ہے کہ افسران ہے نیچے کی سطح پہ, وہ جو ہے نا ان چیزوں کو, بہت سارے اچھے افسران بھی ہیں, ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں جو مطلب مزدور کے ساتھ. ابھی حال ہی میں جو ہے کچھ پرائیویٹ اس کے مطلب مزدوروں کے مسائل تھے, تو وہ افسران نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. تو یہ بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن اکثریت چونکہ مطلب ہے کہ اس طرح ہے. تو آپ یقین جانیں کہ ایس اے پی ٹی ایل کے اندر ایک مطلب یونین تھی, ان کے جو مطلب ہے کہ رہنما تھے سی بی اے کے, ان کے اوپر چوری کے مقدمات بنا کے, اور میں بذات خود میں نے جو ہے نا وٹنس کیا, میں تانے میں گیا, ان کو چور بنا کے جو ہے نا ان کے خلاف FIR کاٹی گئی. اور پھر ہم نے کوئی احتجاج وغیرہ کیا, کچھ صحافی حضرات بھی میرے ساتھ گئے. تو اس کے بعد جو ہے ان کو, لیکن وہ FIR سے ان کی جان نہیں, پھر ضمانت پہ ان کو ہم نے رہا کروایا. یعنی کہ جھوٹی FIR کا حقوق کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی ان کے اوپر FIR کٹا. ہاں, تو مطلب حقوق کا مطلب کوئی انصاف نہیں ہے مزدوروں کے ساتھ, جہاں پہ مطلب ہے کہ ٹریڈ یونین ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں جو مطلب ہے کہ فیکٹریز ہیں پرائیویٹ, ابھی آپ نے بلدیہ ٹاؤن کا وہ دیکھا تھا, فیکٹری میں لوگ زندہ مر گئے. گوادر میں دیکھیں آپ جو ہے جو شپ بریکنگ ہے اس کے اندر کتنے لوگ زندہ مر گئے. کوئی مطلب سیفٹی کا, اور اس کا تو کوئی کہتے ہیں سیفٹی فاسٹ,
दुनिया में ये कानून है लेबर के लिए। लेकिन सेफ्टी का कहीं पे आप पोर्ट्स पे जाके देख लें, बिल्डिंगें गिर जाती है, तामीर होते हुए बिल्डिंगें गिर जाती है, मजदूर मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में यही आया है कि उनको कोई बेनिफिट उस चीज़ का नहीं मिलता। अब मैं आऊँगा दूसरी बात की तरफ। अकबर बेग साहब, आपका यकीनन एक ताल्लुक़ है एक कारखाने से, आपके यहाँ ज़ाहिर सी बात है कि मज़दूर काम करते हैं, आप उनको वो मुराद देते हैं जो उनको मिलनी चाहिए, या जो उनकी उजरत है वो वक्त से पहले दे देनी चाहिए? जी आसिफ भाई, आपको और आपके चैनल को और ये मौजूद मेहमानों को सलाम करता हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं 1968 में मैं मजदूरी करता था मैं, और अच्छे उसको फिर मैंने 24 आवर्स अपनी लाइफ बनाने के लिए दिमाग में आया कि मैं अपना भी कुछ करूं। रात को 2-2 बजे मैं सोता था और सुबह 5 बजे उठ के जाता था। तो मजदूर के मसाइल क्या है उससे मैं निकला हूँ, मुझे पता है इनके क्या क्या मसाइल ज़िंदगी में होते हैं, फैमिली में क्या मसाइल होते हैं, तो ये मुझे बखूबी अंदाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ। उसकी वजह मेरे यहाँ जो लेबर है मैं उनको बच्चों की तरह रखता हूँ। आप कैसे भी विजिट कर सकते हैं, ये मेहमान भी खुली छूट दे रखी है। वो 11 बजे आते हैं, मैं नहीं डांटता। लंच मैं अपनी जेब से कराता हूँ डेली, उनको क्या खाना है आपको क्या, और वक्त पे मेरा जेब खाली हो जाए, वक्त पे 5 तारीख को मैं उनको। इसके लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको दे दी जाए। लेकिन इसके ऊपर अमल कितना किया जाता है यहाँ हमारे माशरे में? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब अशफाक अहमद कुरैशी साहब, जो सियासी रहनुमा हैं। अशफाक कुरैशी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप यकीनन आप वहाँ की नेशनलिटी रखते हैं, यूके की, लंदन की आप नेशनलिटी रखते हैं, तो क्या वहाँ के कवानीन में और पाकिस्तान के कवानीन में कोई फ़र्क नज़र आता है मजदूरों के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को, मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लेबर डे के बारे में बात करूँ। मजदूरों का दिन, सबसे पहले तो शिकागो में उन शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन शहीदों की वजह से पूरी दुनिया में मजदूर की रिस्पेक्ट हुई, मजदूर की इज्जत हुई, मजदूर को इंसान समझा गया, सवाए पाकिस्तान के। और दुनिया के तमाम ममालिक इस वजह से कामयाब हैं कि वो मुल्क में सबसे पहले मजदूर की मजदूरी का ख्याल रखते हैं, जी। उनकी टाइमिंग का ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। मजदूरों के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में मेडिसिन फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं अगर उनकी तनख्वाह कम है। पाकिस्तान इसके बरक्स है। तो यूके में अगर आप यूके की बात कर लीजिए तो यहाँ आपको मजदूर कोई नजर ही नहीं आएगा। जो करोड़पति है और मजदूर दोनों में से कोई फर्क नजर नहीं आएगा। महमूद अयाज का सुना होगा, वो गैर मुस्लिम एक हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। वो मिसाल है नॉन मुस्लिम कंट्री जिसको हम लोग काफिर कहते हैं। अगर आप किसी को यहाँ पे दे देंगे, कोई खाने को 2 रोटी दे देंगे तो वो आपसे नाराज होगा, मेरे पास अल्लाह ताला का इतना दिया हुआ है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो पाकिस्तान में इसके ये बरक्स है। और इसके सबसे पहले ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में ये हाल क्यों है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तान में है चोर और सिपाही का झगड़ा। अगर आप इसको बेसिक चीज को देखें कि मजदूर को मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है, हुकूक क्यों नहीं मिल रहे हैं, चोर सिपाही का झगड़ा है। चोर जो है एक सियासतदान है, सिपाही है एक जनरल है जी। सिपाही जब सियासतदान आता है जिसको वो अपना काम दिखाकर चला जाता है तो फिर एक जनरल हमारी कौम पे नाफिज हो जाता है। जब वो जनरल नाफिज हो जाता है तो वो फिर अपने वो काम कर देता है जिसमें कि पाकिस्तान की तमाम गुर्बत या मजदूर उसकी तरफ उनका ख्याल नहीं होता। वो जनरल या तो आइन को खत्म कर देता है आके, या तो फिर वो
جو اس کی مدت ہے وہ اسلام کے نام پہ ختم کر دیتا ہے، یا پھر اسلام کو جماعت اسلامی کو ووٹ دینے والے کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ مہاجر ہیں. تو اس طریقے سے وہ اپنے کام پھر دھت نشے میں وہی جنرل پاکستان کو توڑ دیتا ہے. تو بیسیکلی کہا یہ جائے کہ یہاں چور سپاہی کا جب تک جھگڑا ختم نہیں ہوتا مزدوروں کو کوئی حقوق نہیں ملے گا. اچھا سر، میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان ہو بلکہ دنیا بھر میں مزدور بھی ٹیکس دیتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے. تو اگر یہاں پاکستان میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ ماچس بھی خرید رہا ہے یا سبزی بھی خرید رہا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا رجحان ہے ٹیکس کے حوالے سے؟ جب وہ ریٹائرمنٹ پہ آتا ہے یا عمر اس کی ایسی بوڑھی ہو جاتی ہے ریٹائرمنٹ کی، تو وہاں پہ بینیفٹ دیا جاتا ہے؟ اور ویسے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس کی حالت جب وہ کماتا ہے اس سے بھی اچھی ہو جاتی ہے. جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ اس کو کسی اولاد کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے کہ وہ خود ہی تنگ آ جاتا ہے، اتنے زیادہ پیسے کروں کا اس کو کیا کروں، کہاں خرچ کروں. تو وہاں پہ ریٹائرمنٹ ہر دنیا میں، پوری میں، یو کے کو چھوڑیں آپ، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں پوری دنیا میں مزدور کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی مزدوری کو جو مزدوری بنتی ہے وہ دی جاتی ہے. یہاں ریٹائرمنٹ کے علاوہ اگر مزدور کے پاس گھر نہیں ہے گھر بھی فری میں دیا جاتا ہے. اگر اس کے بچوں کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہے تعلیم کے اس کو بالکل اخراجات دیے جاتے ہیں. اگر اس کے پاس بچوں کے پاس اگر ان کے پاس کوئی شادی کے لیے یا کسی کے لیے ہر چیز کی سپورٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ وہ مزدوری سے ریٹائر ہو چکا ہے. جی، بہت اچھی بات بتائی آپ نے اشفاق بھائی. اشفاق صاحب، میں اس کا نام کیا ابھی جاؤں گا اخلاق ہاشمی صاحب کی طرف کہ دیکھیے ہمارے یہاں جب بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، شادی کی بھی ٹینشن ہوتی ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور اس کے علاوہ اس کے مستقبل کی فکر ہو جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کا معاملات ہیں، پھر اس کی لائف کو کیسے بنایا جائے، اس کی جاب کا مسئلہ ہے، تعلیم پہ بھی بہت زیادہ خسیر رقم خرچ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر اس کو جاب نہ ملے اور جاب کے بعد اگر اس کو پرائیویٹ جاب ملتی ہے اور اس کو وہ بینیفٹ نہ ملے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ بینیفٹ ملتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف سرکاری اداروں کے علاوہ اگر پرائیویٹ ادارے چند ہوں گے جہاں پہ بینیفٹ مل جاتا ہے. اخلاق ہاشمی صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی حکومت بھی رہی، کبھی آپ لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، یا آپ نے کیوں نہیں اس طرف سوچا کہ ایک مزدور کو باعزت طور پہ یہ ریلیف مل سکے، یہ بینیفٹ اس کو مل سکے؟ نہیں، میں نے پچھلے دنوں جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب تو یہاں پہ آئے تھے ہماری ڈرائیور ہوٹل میں، وہاں باقاعدہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور ہمارے جو یونینز ہیں ایئرپورٹ سے تعلق تھا، قاسم پورٹ سے تھا، تمام یونینز کی ہم نے میٹنگ کرائی تھی میاں صاحب سے. تو وہاں پہ انہوں نے حالانکہ ہمارے سے وعدہ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اچھی لیبر پالیسی لے کر آئیں. اور میں نے ایک بات ان سے کی تھی جو انہوں نے وعدہ بھی میرے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ اتنے پرابلم پھنسے ہوئے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے ہم انہیں کیا بات کریں. ہم نے انہیں سے یہ کہا تھا کہ کراچی کے اندر اور پاکستان میں گورنمنٹ کی زمینیں بہت پڑی ہیں. ہم آئے دن دیکھیں نا کراچی میں گوٹھوں کے نام پہ قبضے ہو رہے ہیں یہاں پہ نا. تو میں نے انہیں کہا تھا، میں جی آپ تقریباً ہر اس ضلع کے اندر کوئی 50-100 ایکڑ زمین گورنمنٹ ریٹس کے اوپر دیں اور ایک کمیٹی بنا دیں اور ایک انہیں کم قیمت کے اوپر 80 گز کے گھر بنا کے دے دیں آپ نا. اور بے شک ان کی تنخواہوں سے تھوڑے پیسے آپ لیتے رہیں. تو یہ کیا ہوگا کہ وہ سر چھپانے کا اس کا جو ہے ٹھکانہ بن جائے گا. اور یہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے مزدور کا، وہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے اس کے پاس. دوسرا پرابلم، ایک مزدور جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے 18,000 کے اندر مجھے بتائیں ایک بجٹ بنا کے آپ دے دیں. اچھا، فیکٹری کا مالک جو ہے نا اگر مزدوروں کے حق میں اگر آپ کو مزدور اگر کھڑا ہوتا ہے نا، آواز اگر بلند کرے گا تو پہلے SHO پولیس بھیجے گا، اس کے بعد ہماری رینجرز آ جائے گی وہاں پہ اور آپ کو اٹھا کے بند کر دیں گے. اگر یہ بھی نہیں آئیں گے تو اصل میں ہمارے جو منسٹرز ہیں نا، جو سیاسی جماعتوں کے ہمارے جو منسٹرز ہیں جو لیبر کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے ہمارے سعید غنی صاحب ہیں. اب سعید غنی کو میں ان سے میں آج پوچھتا ہوں کہ نادرم بائی پاس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں فلیٹ بنے گئے مزدوروں کے لیے، وہ ان کی لوگ چوکٹیں اور دروازے نکال کے لے گئے، لیکن انہیں جو نا تقسیم کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. کہ اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے کہ جی وہ ایک پروگرام رکھیں ان
कम से और कम वहाँ ये- पे वो मजदूरों को और वो मजदूरों दे को दिया बुलाए जाए। मेरिट के ऊपर, मेरिट की बुनियाद पे दे दिया मेरिट के जाए। बुनियाद पे उन्हें वो दे दिए जाए घर, जो है ना। लेकिन उनको अच्छा। दिया जाए जो जहाँ के वासी हैं, जो जहाँ के रहने वाले हैं। नहीं मैं ये ना हो, नहीं यहाँ भी हक नहीं तलफी मैं होती सुन ले, है मैं कि वहाँ पे उन नहीं मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही बता रहा हूँ। फिर कायदाबाद आप आ जाए, नवाज शरीफ साहब के अपना घर स्कीम के ठीक ठाक 1000 की तादाद के 2000 की तादाद में फ्लैट हैं। अब उसके अंदर क्या है कि लैंड माफिया ने 2 लाख 3 लाख लेते हैं, अपने बंदे घुसा देते हैं उसमें ना। तो हमने 12 हुकूमत को कहा है, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म को भी बताया है कि जनाब इसके ऊपर थोड़ा सा एक को कमेटी बना दें। जैसे कि अभी हमने कमेटी बनाई है, ये जो मज़दूर जो जिन PTI दौर में निकाला गया है ना, उसके लिए, और PIA के कुछ लोग बहाल हो चुके हैं, गैस के भी कुछ हो रहे हैं, जिसके मंदू खेल साहब जो ना चेयरमैन सर हैं। PIA से भी मजदूरों को निकाला गया, रेलवे से भी निकाला गया और बहुत से महकमों से निकाला गया। स्टील मिल हमारा बंद ही है तकरीबन, मैं उधर ही आ रहा हूँ। वहाँ से नहीं, भी मैं- निकाला मैं- गया है। मैं उधर ही तो है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप भी जनरल सेक्रेटरी हैं, आप भी हैं, नहीं मैं आप बता लोग नहीं क्या नहीं कर रहे हैं बात नहीं, मैं मजदूरों बता रहा हूँ आपको, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, आज जो हुकूमत है वो हुकूमत 5 साल के लिए नहीं आई है, वो हुकूमत आई है साल के लिए। इलेक्शन कराना है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो मैं ये पैगाम आगे जो भी हुकूमत आएगी, वो PTI की है या नून लीग की है या पीपल्स पार्टी की है, तो मैं उनके लिए हम पैगाम में छोड़ के जा रहे हैं 1 मई के डे के हवाले से कि खुदारा आपने ऊपर हिसाब देना है, जो ऊपर बैठा हुआ है ना। आपके घर में तो कोई जो है ना, लेकिन मज़दूरों का इस टाइम इतना बड़ा मसला है। आपको पता है कि रोज़ों के अंदर मज़दूर जो है ना रोज़ा इफ्तार नहीं कर सके। ये जो हालात चल रहे हैं, जी, महंगाई की महंगाई वजह से इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते, आप जो है ना। अफ्तार अच्छा, आपका बिजली का बिल देखिए हाशमी साहब, नहीं सुने, हमने एक और बात की थी वज़ीर-ए-आज़म से, और उसके ऊपर अगर सारी सियासी जमातें मुत्फिक हो जाएं तो हमने कहा था मजदूर क्या, आप जो बिजली का बिल और गैस का बिल है कम से कम 50% कर दें। 9 अरब रुपए हम जो है ना ग्रेड 1 से 15 के मुलाजमीन है ना, 15 से 22 तक के मुलाजमीन, उनके 9 अरब सालाना हम बिल पे करते हैं, पता है आपको? 9 अरब सालाना। और जितने हमारे जजेस बैठे हुए हैं, जितने हमारे जर्नैल बैठे हुए हैं, जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया हुआ है ना, मज़े कर रही है ब्यूरोक्रेसी। ये आपस में लड़ रहे हैं सियासतदान और मज़े कर रही है ब्यूरोक्रेसी। और जो यानी कि वो यानी कि इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहे कोई किसी चीज़ को भी। अगर 2 रुपये महंगाई है तो 4 रुपये महंगाई वहाँ पे आज भी लिए जा रहे हैं, तो जो है ना यहाँ पे। तो सबसे बड़ा मसला हमारे सियासतदानों का है। जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे, ये एक पेज पे नहीं आएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन सर यहाँ पे एक असल में जो है ना, ये मेन चीज़ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। अगर मतलब है कि सियासी मतलब है कि अदम इस्तेकाम होगा तो कोई चीज़ भी अपनी जगह पे नहीं टिकेगी, न डॉलर अपनी जगह पे आएगा, न दूसरी जो महंगाई है ना वो रुकेगी। सबसे बड़ी बात जो है कि वो जो मतलब अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो जो है ना मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए, सियासी जो है इस्तेकाम लेके आए, उससे जो है। और बात ये है कि यकीनन कोताहियाँ और गलतियाँ तो हैं, मतलब है कि अभी जैसे हाशमी साहब ने बात की, मुझे ये जैसे सईद गनी के हवाले से बात की, उसमें ज़्यादातर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो मतलब फ्लैट वगैरह जो बने हुए सुरजानी पे बने थे, सैलाब वाले लोग आके वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उनको भी मतलब ज़ाहिर है हमारे मुल्क के, लेकिन सर फेडरल की हो या किसी की हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, तो आवाम के लिए है, उसमें खान साहब लैंड माफिया के लोगों ने हमारे पास तो सबूत अच्छा, है। क्योंकि वो सैलाब के लाइन पे अशफाक अहमद कुरैशी साहब भी है। मैं आखिरी सवाल मैं अकबर भीख साहब आपसे ये जो मतलब है कि 1 मई के हवाले से जो है, जैसे मतलब है कि शिकागो के मजदूरों ने जो है ये पहले 16 घंटे और 20-20 घंटे ड्यूटियां उन्होंने कुर्बानी दी, उसकी वजह से जो है हमारी जो है वो औकात कार जो है ना 8 घंटे पे आई। लेकिन बदकिस्मत ये कि पाकिस्तान में आज भी लोग 16-16 घंटे और 20-20 घंटे विदाउट ओवर टाइम जो है, जितने भी आप देखें फैक्ट्रियों के अंदर आप जाके देख लें, आप जो है ना सिक्योरिटी गार्ड कंपनियों के अंदर देख लें, ये सब जो है हमारे जो पॉडकास्ट में आप जो है ना फेडरल डाक वर्कर्स के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। चले इस पे हम मजीद आगे बात करेंगे। इस वक्त हुआ नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मजदूर डे के हवाले से और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और यूके से हमारे साथ अशफाक अहमद कुरैशी साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मैं एक सवाल और आपसे करूँगा कि आपने बात की पोर्ट कासिम की। पोर्ट कासिम में जाहिर सी बात है कि यहाँ के मुकीम भी हैं और यहाँ से हट के हमारी मुल्क का हिस्सा है, हमारे भाई हैं,
لیکن وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن زیادہ مراد کس کو ملتی ہے وہاں جو کہ باسی یہاں پہ آئے ہیں محنت مزدوری کرنے، یہ یہاں کے شہریوں کو؟ نہیں، شہری اور مطلب ہے کہ وہ الگ الگ تو نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہاں کے شہری وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں. مطلب وہ کہیں سے بھی آئے تو کراچی کے شہری ہیں. مطلب ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد آئے تھے تو ہم بھی مطلب یہاں کراچی کے شہری ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی مطلب باہر سے آئے ہوئے ہیں، خانہ بدوش ہیں. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہری اور ان کو ہم الگ الگ کریں. وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. لیکن وہاں پہ جو ہے نا زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جو پورٹ قاسم ڈاک ورکر ہے 1981 سے جب سے یہ پورٹ بنا ہے، جب سے یہاں پہ کام کرتے ہیں، جہاں مطلب ہے کہ پورٹ پکی بھی نہیں تھی، کچی پورٹ تھی، ریت اڑتی تھی، ریت کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ ریت کا آتے تھے. لیکن جدوجہد کر کے وہ ابھی اتنی کامیابی کے اس پہ پہنچے، لیکن بنیادی حقوق ابھی تک ڈاک ورکروں کو حاصل نہیں ہے. دیکھیے سر، ہم ہر سال یہی سنتے ہیں مزدور کام کرتا ہے، لیکن یہی سننے میں آتا ہے کہ خسارے میں جا رہا ہے، ادارہ خسارے میں جا رہا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا جبکہ مزدور رات دن محنت کر رہا ہوتا ہے. اکبر صاحب آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ کا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور وہاں پہ کافی ورکرز آپ کے کام کرتے ہیں پریس میں. تو جب کرونا آیا تھا، ظاہر ہے کرونا نے بہت متاثر کیا، پوری دنیا کو متاثر کیا. تو اس وقت تو یہ لوگوں کے گھروں میں مزدوروں کے یہاں فاقے تک نوبت آ گئی. تو آپ نے کیا عمل دخل کیا اس کے اندر، ان مزدوروں کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ آصف بھائی دیکھیں نا، مجھے مزدوروں کے حقوق اور ان کی کیا زندگی میں تکلیف آتی ہیں، مسائل کیا ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں اس فیلڈ سے نکل چکا ہوں. کرونا تھا، کام نہیں تھا، لیکن میں نے ٹائم ٹو ٹائم 5 تاریخ کو سیلری ان کو میں دے دیتا تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا کمپنی سے نہیں ملے، مجھے یہ ہو گیا، نہیں. میں نے کہا میں خالی جیب رہوں گا، میں بھوکا سو جاؤں گا، میرے مزدور نہیں سوئیں گے. تو لہٰذا یہی جذبے والے جو اہم عہدوں پہ جنہیں دیا جاتا ہے ان کا بھی جذبہ یہ ہو کہ میں اپنے سیٹ سے انصاف کروں، مزدوروں کو ان کو حق دلاؤں اور ان کے جائز مسائل صحیح. اچھا، قانونی جو بنیادی حقوق ہیں، یہ قانوناً بھی ہے بنیادی حقوق، پانی ہے، بجلی ہے، صحت ہے، سیوریج کا پانی ہے، یہ کچھ نہیں مل رہا ہے. ابھی ٹیکس برابر لے رہی ہے گورنمنٹ، لیکن پبلک کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی. تمام سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، سیوریج پانی بہ رہا ہے، کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، گیس نہیں آ رہی. تو بھائی ہم کس بات کا آپ ٹیکس لیتے ہیں مزدوروں سے؟ اب آپ یہ دیکھیں، ایک مزدور جو 800 روپے 1200 روپے پر ڈے پہ کام کرتا ہے، اب نہ اس پر جی ایس ٹی لگتا ہے، نہ انکم ٹیکس لگتا ہے، لیکن بل الیکٹرک میں لگ کے آ رہا ہے جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، یہ سب کئی ٹیکس لگ رہے ہیں اور اس سے وہ بل کے جو پیسے ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس سے ایک مزدور طبقہ جو ہے وہ انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ بل بھر دوں یا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے دال روٹی کا انتظام کر دوں. یہ کورونا نے بے انتہا پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. اشفاق احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق احمد قریشی صاحب، یقیناً دنیا کو یہ کووڈ نے بڑا متاثر کیا. تو جب کووڈ آیا اور یہاں پہ تو مزدور طبقہ بالکل بے روزگار ہو گیا، اب یعنی کہ وہ تو نکل بھی نہیں پا رہے تھے بیچارے، اپنی محنت مزدوری کرتے. وہاں کیا عالم تھا، وہاں پہ کیا پوزیشن تھی اور وہاں کی حکومت نے کیا کیا؟ سر کووڈ کی بات پہ ہنسی آتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کووڈ دوبارہ نہیں آئے گا. تو یہ کہاں کہتے ہیں سر؟ پاکستان میں تو نہیں کہتے. جناب یہ لندن کی بات ہے کہ کووڈ میں اتنا تو دیکھ بھال کی گئی تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کووڈ دوبارہ کب آئے گا، کیونکہ جتنے بھی کام کرنے والے مزدور تھے، بزنس مین تھے، اس کو ان لوگوں کو حکومت نے اتنا تو یعنی ان کو پیسہ، ان کی ہیلپ کی. تو کئی تو ایسے مذاق میں کہتے ہیں یار یہ کووڈ کب آئے گا، یعنی کہ وہ اتنے خوشحال تھے. دیکھیں جی بات سنیں، آپ کو یہ جتنے صاحب بول رہے ہیں میں سب ان کی باتیں سن رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس ٹائم اتنا تھوڑا ہے، میں ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤں گا. تو اگر میں ریئل پوائنٹ سنیں گے تو پھر آپ لوگ بھی کافی مطمئن ہوں گے کہ پاکستان، دیکھو پاکستان ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت ہے. شکر الحمدللہ. بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کھوئے کی چوکیداری پر بندروں کو بٹھایا گیا ہے، جہاں پہ لا ان آرڈر ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ مزدور کے حقوق کیا ہے، مزدور کو کس طرح ہیلپ کی جائے. اور وہاں پہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، پالیسی میکر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
जॉब क्रिएट कैसे की जाए, अगर एक मजदूर बेचारा नौकरी उसकी खत्म हो जाती है, उसको कैसे सपोर्ट की जाए। तो वहां पे ये सिस्टम, एक सोच ही नहीं है पाकिस्तान में कि मजदूरों की हेल्प किस तरीके से की जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास जाएंगे कि आप कहेंगे कि मेरे पूरे बाजू पे फुंसियां हैं, आप मुझे दवाई दें, तो वो जो जाहिल डॉक्टर होगा वो आपको करीम देगा, ऑइंटमेंट लिख के देगा कि ये जाके लगाइए। अब वही मरीज अगर किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएगा तो वो ऑइंटमेंट नहीं देगा, या देगा तो उसके साथ वो देगा कि अंदर से कौन सी बीमारी है जो कि इसके जिस्म पे दाने निकल रहे हैं, तो वो पहले अंदर की बीमारी देखेगा। तो यहाँ पे ये है कि हमारे मुल्क में जो एक्चुअली पोजीशन है, जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट और जो है जो कानून के जो ना जानने वाले। तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से मजदूर पिस रहा है। इनको कोई पता नहीं है कि मजदूर के हालात क्या हैं, उनको कैसे सपोर्ट की जाए। सर ऐसा नहीं है कि मालूम ना हो, देखिए ऐसा नहीं है कि मालूम ना हो, मालूम सब है, लेकिन जो आपने बात की ना लॉ एंड ऑर्डर की, वो जो है वो तरतीब वाइज नहीं है, वो तरीके से नहीं चल रहा है, जिससे कि मजदूर का जो हक है, जो असल उसका हक है, वो उसको नहीं मिल रहा। इन सियासतदानों के पास टाइम नहीं है, इनके पास सिर्फ टाइम है कि उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे पकड़ना है, बाकी उनको मजदूरों के लिए क्या टाइम इनके पास। इनको कोई होश नहीं है कि पाकिस्तान में गुर्बत को कैसे खत्म किया जाए, कौन सी इंडस्ट्री लगाई जाए, मजदूरों के हुकूक कैसे दे जाए। ट्रेड यूनियन थी, मुशर्रफ साहब जो है कुछ काम तो अच्छे कर गए, लेकिन उन्होंने ये जो यूनियन जो बनी हुई थी पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में बहुत था, हबीबुद्दीन जुनैदी थे हबीब बैंक में, मैं वहाँ अपनी अच्छी उम्र में मैं बैंक ऑफिसर बना था, हबीब बैंक का मैं ऑफिसर था। तो हबीब प्लाजा में हम लोग होते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी यूनियंस वगैरह होती थी, मजदूरों की लेबर यूनियंस। तो कुछ हालात ऐसे थे कि कुछ हम खुद भी ईमानदार नहीं है। अगर देखा जाए, जब तक आप खुद मदद नहीं करते तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद कभी नहीं करेगा। तो मैं वहाँ अभी प्लाजा में जाता था, तो जितने भी ये यूनियन, ट्रेड यूनियन वाले थे, ये कोई काम नहीं करते थे सवाए वहाँ बैठने के, सवाए मुफ्त के। तो कुछ हमारी भी, अगर हमने आज अपनी मदद ना की तो अल्लाह ताला कभी मदद नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जो कि ना इंसाफी से भरा हुआ है। कोई वहाँ पे हुक्मरान नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और कोई मुल्क की देखभाल करने वाला नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मजदूरों के लिए क्या होगा, ये अल्लाह ही जानता है। जी हमें चाहिए। अशफाक कुरैशी साहब, आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया है। मैं दोबारा आऊँगा इखलाक हाशमी साहब आपकी तरफ। इखलाक हाशमी साहब, इदारों में भी देखा गया जो मजदूर तबका है वो भी देखते हैं कि वहाँ पे ढंग से काम नहीं करता है, और छुट्टी होने का अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो पहले ही चला जाता है, दोपहर में ही चला जाता है। जबकि हमारे यहाँ सरकारी इदारों में तो 2 छुट्टियाँ हैं, हफ्ता और इतवार की छुट्टी है, जबकि जुम्मे का दिन होता है, लेकिन वो भी आधा होता है। उसके बावजूद 4 दिन होते हैं नौकरी के, वो भी तरीके से नहीं कर सकते, वो अफसरान भी उनसे नहीं पूछते हैं। इसको किस तरह से कहेंगे आप सर? देखिए, इशफाक भाई की जो बात है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब मुल्क में कोई एप्लीमेंट ना हो, कोई कानून नाफिज ना हो सके। अब मुझे तो है कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमने ये हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दिया। हालांकि हफ्ते की छुट्टी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के अंदर जब कुछ शख्स यहाँ से काम कराने जाता है ना, तो अगर हफ्ते की छुट्टी हो जाए तो इतवार को आगे छुट्टी वैसे हो जाती है। जुमे को तमाम ऑफिसर, वो कोई भी सूबा हो, वो अपने गाँव देहातों में चले जाते हैं। यानी कि जुमे की भी छुट्टी आपकी हो गई, अब हफ्ते की भी छुट्टी हो गई, इतवार की छुट्टी हो गई, अब यकम मई की छुट्टी है ना, पीर की आपको, तो ये पूरा हफ्ता छुट्टियों में गुजारेंगे ये। तो मैं ये बताता हूँ कि जब हमारे तो अफसर तो जो है ना वो आते ही नहीं है, दफ्तर में नहीं आते हैं। कराची के हालात आप देख लें कि आपको कोई अफसर, कोई क्लर्क, कोई भी जो है ना क्लर्क आपको 12-1 बजे से पहले नहीं मिलेगा। अभी तो ये नया, पहले लोग डरते थे कि अखबार वाला खबर लगा देगा, फलां जगह हो जाएगा, लेकिन अभी तो वो डर खौफ खत्म हो चुका है। अभी तो तलाश किया जाता है कि करप्ट आदमी कौन सा, उसे उठा के लाया जाता है। पिछले दिनों स्कैंडल्स थे यहाँ पे कि ये मटियारी वाला स्कैंडल कितना बड़ा स्कैंडल था, जहाँ ये गंदम वाला जो स्कैंडल है। देखें यार, जो मुल्क अभी तक जो ना गंदम को सही तरह से अपने गोदामों में नहीं रख सका,
खुली जगहों के अंदर गंदम को रखा जाता है और वो हर साल जो है ना लोग नहीं खाते, बल्कि वो इतनी गंदी गंदम हो जाती है, उसके बाद उन्हें फैक्ट्रियों को बेचा जाता है और पता नहीं कितनी उसमें चोरी करने के बाद उसमें मट्टी मिला दी जाती है। तो जो यार देखें, मुझे ना जो हुकूमत वफाक में हो या सूबाई हो, जो लोग ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें तो हक नहीं है कि वो हुक्मरानी करें। तो मैं इशफाक भाई की बात से ही बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में जब तक कोई अर्तुकुल टाइप बंदा नहीं आएगा ना, यहाँ पर हमारा मुल्क इतना अच्छा मुल्क है ये, यहाँ पर मौसम हमारे देख लें आप, खजाने से हमारे भरा पड़ा है पाकिस्तान। ये तो दुनिया कहती है, दुनिया कहती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती मादनियात भी है यहाँ पे, मौसम भी चार, यहाँ बिल्कुल। मौसम भी है, दरिया है, समुद्र अच्छा, है, झीलें अच्छा, फिर जो है हैं, ना- क्या नहीं है, सब्जा है हमारे यहाँ, हर चीज है, खेत है, खलियान है, हम ज़रई मुल्क है, हर चीज है। लेकिन बात यह है कि हम उससे फ़ायदा क्या ले रहे हैं? हम तो मज़ीद कर्जे में जा रहे हैं। हमारा मजदूर है या बच्चा दुनिया में आने से पहले वो कई लाख का तो मकबूज हो जाता है। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इदारों में मेडिकल की सहूलियात होती हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे मजदूर को देख के उसको दाखिल भी नहीं किया जाता है, बल्कि पहले कह दिया जाता है जी इतने पैसे आप पहले लेकर आ जाओ, जब हम इसका इलाज करेंगे। अगर हम सरकारी इदारों के हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट जिस तरह से देना चाहिए इस तरह की नहीं है। जबकि हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, अशफाक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूँगा कि जब वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक अजीब ही आलम है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि मजदूर कहाँ जाए इलाज कराने, कैसे जाए इलाज कराने? मज़दूर के औकात तो वाकई बहुत जो है ना वो हैं। मैं पिछले दिनों मैंने खुद ही विटनेस किया था, एक बच्ची जो है ना वो मतलब है कि दम तोड़ रही थी, उसको जो है उसकी ज़रूरत थी वेंटिलेटर की, और वो हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि पहले आप पैसे जमा कराएं। वो 5 महीने की बच्ची थी, वो फिर कुछ दोस्तों ने हमने मिल के उसको दाखिल किया। तो हॉस्पिटल वालों को तो मतलब है कि हालांकि इनका एक अलग से वो होता है, मतलब कोई भी हॉस्पिटल जब तक रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक उसमें गरीबों के लिए, लेकिन वो क्या होता है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये तो है। जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल का मामला है, सरकारी हॉस्पिटल इतने कम है और बड़ी तादाद में, मैंने अभी पिछले दिनों जना हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मुख्तलिफ मरीज़ों के साथ जाना पड़ता है, तो मतलब है कि सहूलियात और वो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन लोगों का मतलब है कि इतना वहाँ पे रश है। और लोग हेल्थ कार्ड बनाया गया था, वो हेल्थ कार्ड भी जो थे वो भी कारामद नहीं हुआ। वो वहाँ जाते थे सरकारी हॉस्पिटल में, कार्ड देते थे, हेल्थ कार्ड देते थे, तो वो कहते थे कि जी ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। हेल्थ कार्ड 2 तरह के थे, एक जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था और एक जो सूबाई ने। आप सूबाई की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं हेल्थ कार्ड की बात। हेल्थ कार्ड एक ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था वो तो मतलब है कि उस पर एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है और वो बाज़ जगह हो रहा है, बाज़ जगह नहीं हो रहा है। और जो उसका है जो मतलब सूबाई है, वो तो ये मतलब एक वो था बेनज़ीर कार्ड का, कि वो उसको जो है जो जितने बंदे इस वक्त रजिस्टर हैं उसके अंदर गवर्नमेंट के पास, उनको वो कार्ड दिए गए। लेकिन लाखों की तादाद में लेबर ऐसी है कि वो रजिस्टर उनको होना चाहिए, उसको रजिस्टर अभी तक नहीं किया गया। और ये मतलब है कि रजिस्टर होना चाहिए। आज की इस नशस्त से अगर ये हमारी जो है गवर्नमेंट ये एक मुतालबा है वर्करों का कि जिस तरीके से उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि कम से कम गरीब अपना या अपने बच्चों का इलाज तो तरीके से करा सके। बीमारी से जंग लड़ रहा है, फिर महंगाई से वो जंग लड़ रहा है, फिर मेहनत मजदूरी आजकल के वक्त में बहुत कम है। आप क्या कहेंगे, अगर आपके यहाँ कोई फैक्ट्री में हादसा हो जाता है तो आप क्या मराहत उसको देते हैं? क्योंकि कवानीन आप पे भी लागू होते हैं। बिल्कुल सब पे लागू हैं। अलहम्दुलिल्लाह, मैंने आपको जैसा बताया कि मैं लेबर को बच्चों की तरह से ट्रीट करता हूँ। बीच में पैसे मांगते हैं, मैं दे देता हूँ कि मुझे पता है इनके मसाइल, मैं इस दौर से निकला। उधार दे देते होंगे आप? नहीं दे देता काट लूंगा मैं, दे देता हूँ, ये आप लें। हाँ देखिए ना, वो महीने में 2 छुट्टी कर ले, 4 कम में सैलरी नहीं काटता। मुझे पता है इनका पूरा ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिक के बिल इतने आ जाते हैं, गैस के बिल, वो किराए का मकान है। चलिए ठीक है, आप नहीं काट लेते, लेकिन दीगर जगहों पे हमने देखा है कि वहाँ काट ली जाती है और उनको बोनस भी नहीं दिया जाता है। ईद आए या कोई त्यौहार आए, वहाँ पे बोनस भी नहीं दिया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि जी हमारे तो इस वक्त कारोबार देखिए आसिफ भाई, से मैंने वही बताया ना, जब ईद से पहले मैंने एक सूट और रोज़ा की बोतलें अपने लेबर को दी, और ईद से 2 दिन पहले लिफाफा उनको दिया। कितना था ये आप
मुझे पता है कि क्या खर्च, वो लिफाफे 2 दिन पहले उनको मैंने दे दिए। महंगाई आपका ईदी है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे बात, क्योंकि मैं दोनों, बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपने माशरे की भी बात करें, अपने मुल्क की जी, भी जी, बात जी। करें, हम दूसरे ममालिक की भी बात करें जिनकी ज़बान हमारी नहीं है, जिनका मज़हब हमसे हमारा जैसा नहीं है, जबकि हमारा मज़हब दीन इस्लाम जो है उससे ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये तमाम चीज़ों को शुरू किया, समाजी खिदमत बिल्कुल, को शुरू बिल्कुल, किया, नबी ये पाक ने, इबादत है ये। शुरू किया। जी, जी। लेकिन वो चीज़ें जो कानून हमारे यहाँ है, तो वहाँ पे तो उम्र का कानून चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा कानून चल रहा है? अशफाक कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अशफाक कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे अगर वहाँ पे मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है, या मजदूर बीमार पड़ जाता है, या उसकी फैमिली का कोई बीमार पड़ जाता है, वो वहाँ कहाँ इलाज करवाता है, सरकारी या प्राइवेट? मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, अभी आप फरमा रहे थे जी 78-80% हजरत उमर फारूक का कानून नॉन मुस्लिम कंट्री में चल रहा है। अगर आपने ज्यादा नॉलेज लेनी है हजरत उमर फारूक की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उनकी वो हुकूमत और उनकी वो जो दौर था उसके बारे में नॉलेज लीजिए, पढ़िए। वो सेम कानून ही गैर मुल्क कंट्रियों में चलता है। अगर खुदा न खास्ता मजदूर को कोई हादसा हो जाता है, मजदूर को उसकी सोच से ज्यादा इतना पैसा दे दिया जाता है, अगर वो दोबारा काम ना भी करे तो वो सारी उम्र बैठकर खा सकता है, और उसको घर दिया जाता है, उसको अमाउंट दिए जाते हैं। फिर भी मैं वही कहूंगा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हुकूमत थी वो दुनिया के नॉन मुस्लिम में चल रही है। बदनसीबी ये है जो हमारा मजहब इस्लाम है वहां पे नहीं चल रही। तो यहाँ पे मजदूरों को, हर एक इंसान को वही हुकूक दिए जाते हैं जो अमीरों को दिए जाते हैं। तो असल में कहने का मतलब यही है कि आपके पास फिर वही बात आ जाती है, जब तक आपके पास अल्लाह का बंदा नहीं आएगा जो अल्लाह से डरेगा, जो हुक्मरान अल्लाह से डरेगा, वो नहीं आएगा। जब तक आप लोग मुसीबत में, मजदूर तो क्या, पूरे सफेद व्हाइट कॉलर बंदे सब मुसीबत में हैं, जब तक अल्लाह का बंदा नहीं आएगा। जी बिल्कुल। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे मजीद? फिलहाल जो पाकिस्तान में है ना, तो वो कहते हैं कुछ उनको, कुछ हमें भी, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें भी मरने का शौक था, और हम उन लोगों को भी सिलेक्ट करके वोट दे रहे हैं। हमें पता भी है वो चोर है, हमें पता भी है वो मुल्क के साथ ईमानदार नहीं है, तो भाई सजा तो हम अपने हाथों से खुद ले रहे हैं, तो अल्लाह मदद कहाँ से करेगा? जी बिल्कुल। आपका पॉइंट आ गया सर अशफाक कुरैशी साहब, और मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा कि आप हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं आऊँगा इखलाक हाशमी साहब आपकी तरफ, आप क्या कहेंगे अशफाक अहमद साहब की बात से, कि उन्होंने तो कहा कि वहाँ पे तो कानून ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पे तो गरीब हो या अमीर हो यकसा कानून है। नहीं, तो मैं तो उनकी बात की तायद करता हूँ ना। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक कोई अल्लाह का बंदा यहाँ जो खुदा से, अल्लाह ताला से डरता हो, और वो नहीं आएगा, तो मुल्क का जो है ना इसी तरह ये चलेगा। मुल्क चल रहा है ना जिस तरह, क्योंकि हम लोग लाते हैं बिजनेसमैनों को, हम लोग लाते हैं सियासतदानों को। तो और एक मिसाल मैं छोटी देता हूँ कि SHO जब लगता है ना कहीं, तो वो उसके रेट्स होते हैं इलाके के ना, कि कितने पैसे उसने देने, 10 लाख या 15 लाख। जब वो दे के पैसे आता है ना, तो वो अपने पैसे पूरे करता है, उसके बाद दूसरे पैसे पूरे करता है। आखिर में जाते जाते नहीं, सुना ना, अभी सेनेट का मेंबर है, वो 5 करोड़ में बनता है, MNA जो है 3-4 करोड़ लगाता है। ये रेट फिक्स है, वो अपने पैसे पहले पूरे करते हैं, उसके बाद आवाम की तरफ। यानी कि और सबसे बड़ी बात ये कि जब देखें MP MNA जब हम बन जाते हैं ना, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो हम अपने मोबाइल बंद कर देते हैं। आवाम के लिए मोबाइल बंद है, बस ये सीधी सी बात है उसमें जो। जी आप क्या कहेंगे हुसैन बादशाह? बात ये कि जैसे अशफाक भाई ने तो बड़ी, और हमें खुद भी पता है कि जापान के अंदर झूठ बोलना जो है ना, मतलब उसका तस्वर ही नहीं है, जुर्म है बहुत बड़ा जो है। वो समझते, मेरे कज़न है वहाँ पे, तो मतलब है कि इस तरह UK में, इसमें हमें पता है सारा कि वहाँ पे मेरे कज़न है इटली के अंदर, उसका 2 बार एक्सीडेंट हुआ, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिले, उसने आके यहाँ पे मकान भी बनाया, और मतलब है कि वो, मतलब नौकरी के बगैर भी इतने पैसे मिल जाते हैं। वाकई बात हमारे यहाँ ये है कि वो कहते हैं कि हम लोग खुद जो है ना वो नहीं है, दूध वाला जो है ना दूध मिला के और सियासतदान को गालियाँ दे रहा होता है।
اور اس طریقے سے ہم لوگ خود آپس میں جو ہے مطلب ہے کہ جیسے اب میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں گا، اپنے بہن کے ساتھ گھر میں زیادتی کر رہا ہوں گا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں ہوں گا، لیکن میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں گا، میں گھر سے جو ہے نا وہ کیا کروں گا، پلاسٹک کی اس میں کچرا ڈال کے اور سیوریج کی لائن میں پھینک دوں گا، نالی میں پھینک دوں گا، تو پھر گالی جو ہے نا اس کو پڑے گی کہ بھائی حکومت ایسی ہے۔ تو یہ ہم اگر کسی کو وہ کہیں، ہم کو جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، جب ہمیں تک خود بھی صحیح ہونا ہے۔ جی آپ کیا دیکھیں آصف بھائی، جو ایم سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کا خوف رکھیں، اور ایک چیز یہ جو ٹیکس ہے یہ ایک امانت ہے قوم کی، اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت میں خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو اب اتنا پورا کراچی جو ٹیکس دیتا ہے پورا پاکستان پال رہا ہے، ان کو تو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، وہ ٹیکس دے رہا ہے آپ کو، کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، ان کا حق ہے قانوناً۔ مزدوروں کو مطلب وہاں بھی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ وہاں بھی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ اخلاق ہاشمی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے۔ حسین بادشاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے۔ مرزا اکبر بیگ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، میں نے دونوں یعنی کہ ممالک کو سامنے رکھا، میں نے یورپ کو بھی سامنے رکھا اور پاکستان کو بھی سامنے رکھا۔ موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارے یہاں خامیاں ہیں اور کن کی وجہ سے ہیں، یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ صرف جاتے جاتے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کا وہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا، حادثہ بہت چھوٹا سا ہوا تو ان کی اپنی غلطی سے کہ جس وقت وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی وہ پھسل گئے اور پھسل کے اس برف پہ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ ان کو پھر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب وہ ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پہ ان کے پاس ایک وکیل آیا کہ لگے آپ حکومت پہ کیس کریں گے یا کہ اپنا علاج خود کریں گے۔ ان کو زیادہ علم نہیں تھا۔ آخر میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، شارٹ کٹ یہ بتاؤں گا کہ وہاں کا میئر پریشان ہو گیا کہ یہ مجھ پہ کیس نہ کر دیں۔ انہوں نے آفر کی ان کو کہ ہم آپ کا علاج کریں گے اور جتنے دن آپ یہاں ہاسپٹلائز رہیں گے اور جب تک آپ ڈیوٹی پہ اپنی نہیں جائیں گے ہم تمام وہ تنخواہ آپ کو دیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا میں اپنا علاج خود کراؤں گا۔ لیکن جب وہاں سے وہ ریلیز ہوئے تو وہاں پہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کے بل ادا کرتے۔ پھر ان کے پاس ایک آیا ویلفیئر کا فارم، انہوں نے ویلفیئر کا وہ فارم جمع کیا۔ وہاں بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ قسطوں پہ کریں گے یا آپ کا یہ معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا معاف کر دیا جائے، تو اسی وقت وہ ڈاکومنٹس تیار ہوئے اور وہ بل ان کا پورا ادا ہو گیا۔ ناظرین، یہ ہے انصاف۔ ہمارے یہاں مزدور سسک رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے بچے بھوکے ہوتے ہیں، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن وہ تپتی دھوپ میں محنت کر رہا ہوتا ہے، تپتی دھوپ میں وہ لوگوں کی ڈانٹیں کھا رہا ہوتا ہے، اپنے افسران کی ڈانٹیں کھا رہا ہوتا ہے اور افسران اس پہ برس رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنا احتساب نہیں کرنا؟ ایک مزدور کو بھی اپنا احتساب کرنا اور ایک سربراہ کو بھی اپنا احتساب کرنا ہے، ورنہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔